वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 100 प्रश्न जीके जीएस के देखने वाले हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न शामिल है। और ये आपका जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ और जो भी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा है फ्रेंड्स, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया, तो 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया था? गेस करिए। पहला का करेक्ट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखें कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है? बता दें फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की संख्या अभी टोटल कितना है? तो 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो संपत्ति का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार पहले था, उसको हटा दिया गया इसके अंतर्गत से। तो अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो 6 है। तो पूछा जा रहा है 2 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मौलिक निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो दोनों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। बाकी विधि के समझ समानता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी है जो आपको दोनों को प्राप्त है, भारतीय एवं विदेशी दोनों को। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो आपका विदेशियों को प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 आपका है कि मौलिक अधिकार से किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है? 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, 3 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास किसी साधारण विधेयक को भेज सकता है? 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल, ठीक है, आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास किसी साधारण विधेयक को भेज सकता है। कितना? तो अनुच्छेद 200 के अनुसार। सवाल नंबर 5 को देखिए। 5 नंबर सवाल आपका है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले? किस अनुच्छेद के तहत? 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 111। ठीक है, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले? तो अनुच्छेद 111 पर। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? 6 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इसके सभी निर्णयों का अभिलेख के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने का अधिकार है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया था फ्रेंड्स? तो ये संघ और राज्य के मध्य संबंध से संबंधित था ना। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संघ और राज्य के मध्य संबंध से सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका 1983 ईस्वी में हुआ था और संघ और राज्य के मध्य संबंध से संबंधित था सरकारी आयोग। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। ये देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सरकारी आयोग का संबंध किससे? तो केंद्र और संघ और राज्य से संबंधित है। 8 नंबर सवाल को देखिए। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो गेस करिए फ्रेंड्स, जहां पर विधान परिषद नहीं है। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तो आपका है, तेलंगाना में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखिए। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका कारण क्या है?
ठीक है। ऐसा मतलब सर्वे में या रिपोर्ट में आया है कि भूमंडलीय तापन के कारण जो समुद्री जल है उसका पीएच मान क्या है, निरंतर कमी आ रहा है। इसका कारण क्या है? तो 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 है दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? 10 नंबर सवाल का। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो सभी जानते हैं 1985 सभी को पता है कितना में हुआ था, 52वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, दल बदल निरोधक अधिनियम जो बना था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में, लेकिन डेट के साथ अब रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 15 फरवरी 1985। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ फ्रेंड्स? तो 15 जनवरी 1985 को पारित हुआ था। और ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो पारित किया हुआ था कब? 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। लेकिन अगर पूछा जाए फ्रेंड्स का लागू कब किया गया था, तो कानून के रूप में लागू हो गया था ये आपका 15 मार्च 1985 में। ठीक है, लेकिन पारित अगर पूछे तो आपका 15 फरवरी 1985 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल आपका है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो गेस कीजिए। 11 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाजवाद। 26 नवंबर 1949 को जो देखिए 2 सवाल बन रहा है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय प्रस्तावना में आपका समाजवाद नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और पथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, पथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद अखंडता ये शब्द है जो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तो उस समय जोड़ा गया था प्रस्तावना में, याद रखेगा। तो मूल संविधान था उसमें आपका ये सब नहीं था। ये सब ये जो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में पथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद जोड़ा गया था। तो इसमें देखिए याद रखिएगा 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 12 नंबर सवाल को देखें कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये आपका एक गलत है, यहाँ पर कह रहा है नहीं हो सकता है। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संसद स्वेच्छा से कभी भी, ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून नहीं, संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून नहीं बना सकती है संसद स्वेच्छा से कभी भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांसद स्वेच्छा से राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता है। चलिए सवाल अपना अपना इच्छा से, ठीक है, इसका मतलब समझ गए होंगे कि स्वेच्छा से कभी यानी अपना इच्छा से कभी नहीं बना सकता है। ठीक है, 14 नंबर सवाल को देखिए। स्वयं राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। 14 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सम न्यूट्रॉनिक समूह है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कार्बन हो गया आपका, और आपका हो गया फिर नाइट्रोजन हो गया, और क्या ऑक्सीजन हो गया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं 16 नंबर सवाल को। 16 धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, कौन सा धातु है जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करते हैं यानी शीघ्र क्रिया करते हैं? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम है जो फ्रेंड्स आपका ठंडे पानी में त्वरित क्रिया करता है तथा जलने लगता है। 17 नंबर सवाल को देखिए। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? गेस करते चलेगा फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में क्या होता है? फलों में फ्रुक्टोज होता है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? चलिए सिरका में सिर में टिक होता है फ्रेंड्स, सिर में टिक। देखिए टिक वाला कौन सा ऑप्शन है? सिर में टिक, इसको तो टिक से याद रखते हैं। सिर में टिक हो गया आपका एसेटिक, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये देखिए टिक पकड़ के रखिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सिट्रिक एसेटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और आपका साइट्रिक अम्ल तो आपको खट्टे फल हो गया जैसे नींबू हो गया, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जैसे टमाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है,
19 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों भी है। चलिए कॉमन सेंस की बात है, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए निम्न में से कौन सा गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक तो है, साथ साथ लाभदायक है, दोनों भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपका हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ठीक है, अब कैसे फ्रेंड्स इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, अगर नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें वहाँ फिर पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो वो क्या अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमें लाभ भी है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस जो हो रहा है फ्रेंड्स, पर ग्रीन हाउस गैस है तो उसके लिए हमको हानिकारक भी है। तो इस तरह से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 गैस है जो हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों भी है। ठीक है, इसलिए हम लोग को बैलेंस में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो घाटा करेगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग नौकाओं के निर्माण में होता है। नौकाओं के निर्माण में कौन सा धातु का प्रयोग होता है। 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम का होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर होने वाला रोग कौन सा है। अच्छा सवाल है, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि 100 सवाल है। 21 नंबर सवाल का फटाफट देखते चलिए। तो इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी पूछा जाता है मेनिंजाइटिस किससे संबंधित रोग है, तो आपका मस्तिष्क से संबंधित रोग है। चलिए अगला 22 नंबर सवाल को देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ होती है। देखिए इसमें दो सवाल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो किस रूप में भंडारित होता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ये पूछा जाता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में भंडारित होता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका लीवर में होता है ना, याद रखिए ऑप्शन नंबर लीवर यानी यकृत में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो आपका क्या है, तो वो ट्रिप्सिन है, याद रखिए ट्रिप्सिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम है जो आपका सहायक है फ्रेंड्स, तो इसका जो हो जाएगा ट्रिप्सिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आपके सामने, मानव रक्त एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता का क्या कारण है। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त में प्रोटीन होता है। ऐसे अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपका कि रक्त क्या है, तो एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। मानव रक्त है जो क्या है, एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो मानव रक्त एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता का क्या कारण, तो रक्त में प्रोटीन होता है। 25 नंबर सवाल, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। जी हाँ, ये भी सवाल देखिए बार बार देखने को मिलता है। कीटभक्षी पौधे जो कीट पतंगे खाते हैं और जौन सा मृदा में उगते हैं तो उसमें किस तत्व की कमी हो जाती है। 25 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की कमी होता है। वाडा का संबंध किससे है। 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी और डोप टेस्टिंग से है। ठीक है, डोप टेस्टिंग से वाडा का संबंध है। 27 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया था। चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1983 ईस्वी में। ठीक है, 1983 में आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पहला आपराधिक केस को हल किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ये था आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 1983 ईस्वी में। 1983 यूनाइटेड किंगडम में 1983 ईस्वी में आपका फिंगरप्रिंट द्वारा एक लड़की की हत्या का मामला का हल किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए कि इंजॉय नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन का। इंजॉज नाम है। ठीक है, किसका क्लोन का नाम है इंजॉज। 28 का करेक्ट है ऊँट का। ठीक है, विश्व के प्रथम ऊँट का जो क्लोन तैयार किया है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, इंजॉज नाम है। 29 नंबर, रेशम तंतु रोम पिच नख आदि निर्मित है। रेशम तंतु रोम पिच नख आदि किससे निर्मित है, तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरोटिन से होगा। ठीक है, आपका नख मतलब नाखून है तो उसका केरोटिन से ही होता है, और रेशम तंतु रोम है जो उसी से है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल आपका है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल आपका है, टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी या डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रव ह्रास परिपथ को ये आपका इंडिकेट करता है। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा है, टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर देखिए अंकित पद डॉल्बी बी या डॉल्बी सी रहता लिखा हुआ, वो रव ह्रास को इंगित करता है। किसको, तो रव ह्रास परिपथ को। ऑप्शन नंबर सी 31 का सही है। 32 नंबर सवाल को देखिए, पारसेक मात्रक है तो सभी को पता है फ्रेंड्स, पारसेक और प्रकाश वर्ष है जो लंबी दूरी की
मात्रक है, इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए। पार्सक है जो दूरी का मात्रक है, ठीक है, और वो कैसा लंबी दूरी की मात्रक है, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष भी है जो फ्रेंड्स आपका वही होता है। जैसे एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, लाइट ईयर होता है, ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि लाइट समझ सकते हैं कितना बड़ा दूरी का मात्रक है पार्सेक। तो पार्सेक है जो लंबी दूरी का मात्रक है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 इतना प्रकाश वर्ष होता है, ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए सवाल अगला 33 को देखते हैं फ्रेंड्स की प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का लेखक कौन है। 33 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, श्री अरविंद घोष हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है। 34 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से सबसे पहले क्या घटित हुआ, सबसे पहले क्या घटित हुआ। तो चलिए 34 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोपला विद्रोह। सबको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, देख लिया, मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव क्या कब हुआ था, 1940 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में राजगोपालचारी योजना कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था, ठीक है, 1944 में हुआ था। उसके बाद में वेवल योजना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। तो देखिए मोपला विद्रोह सबसे पहले 21 में हुआ था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 35 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधी जिन्ना वार्तालाप 1945, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी जिन्ना का जो वार्तालाप हुआ था 1944 में हुआ था, ना कि 45 में हुआ था। तो निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका 35 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी याद रखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में चौरी चौरा कांड हुआ था, कब फ्रेंड्स, तो आपका 1922 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में। उसके बाद में होगी आपका गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1913 ईस्वी में। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, तो गांधी जिन्ना वार्तालाप है जो इसका राइट आंसर हो गया, सुमेलित नहीं, क्योंकि 1944 में हुआ था। और बाकी ये सब याद रखिएगा, ये सब चौरी चौरा कांड हो गया, गदर पार्टी की स्थापना हो गया, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन, सभी को याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल को देखें, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है 36 का। तो इसमें 36 का जो करेक्ट आंसर है अहोम विद्रोह 1815। अहोम विद्रोह 1815 है जो आपका गलती है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अहोम विद्रोह आपका असम में हुआ था, ठीक है, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1828 ईस्वी में, ना कि 1815 में हुआ था, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी संथाल विद्रोह 1855 सही है, कोल विद्रोह 1821 सही है, खासी विद्रोह 1829 सही है। ये सब याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, एक बार पुनः देख लें, यही है आपका जो सुमेलित नहीं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो 1828 में हुआ था। 37 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से सबसे बाद की घटना कौन सा है, चलिए गेस करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 37 का जो सबसे बाद की घटना कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्ति दिवस। क्योंकि मुक्ति दिवस है जो मनाया गया था कब फ्रेंड्स, 1939 ईस्वी में मनाया गया था। और बाकी कांग्रेस लिंग समझौता कब हुआ था, कांग्रेस लिंग समझौता 1934 में हुआ था, 1934 सबसे बाद का कर रहा था, तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर मुक्ति दिवस वाला। कांग्रेस लिंग समझौता 1934 में हुआ था। उसके बाद में आपका इंडियन नेशनल फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था, तो इंडियन नेशनल फेडरेशन 1919 में हुआ था। कांग्रेस लिंक का समझौता 1916 में हुआ था। तो सबसे बाद वाली 1939 मुक्ति दिवस, याद रखिए मुक्ति दिवस का 1939 में मनाया गया था। चलिए अगर 38 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति प्रोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा एक्स किरण हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था। चलिए गेस करिए, बहुत बार बताया हूं मैं। 39 नंबर सवाल का हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि, ठीक है, श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टम की संधि हुआ था कब, 1792 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसी के तहत आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है 40 का, पुनः जजिया कर फर्रुखसियार, 40 नंबर सवाल का। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका मुसलीपट्टम पर अधिकार फोर्ड, सती पर था निषेध विलियम बेटिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, दास्ता का अंत मेलकम। तो 40 नंबर है जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है ना। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, दास्ता का अंत मेलकम है ना, ये आपका गलत है। मेलकम एक अमेरिकी पादरी था जो 1830 में भारत की यात्रा पर आया था, ठीक है, जिसने दक्षिण भारत का दास्ता का उल्लेख किया था। तो दास्ता का जो अंत है जो ये नहीं किया था, ठीक है। दास्ता का अंत कौन किया था फ्रेंड्स, तो दास्ता का अंत किया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था, न कि मेकलम के द्वारा किया गया था, ठीक है। मेकलम में क्या एक अंग्रेजी पादरी था,
बाकी ये सब सही है फ्रेंड्स। सती प्रथा का निषेध कौन, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में किया था, ठीक है। मुस्लिम पत्नी पर अधिकार फोर्ड ने किया था, ये सब सही है। ये दास्ताकांत एलन बेरो ने किया था, लॉर्ड एलन बेरो ने, ना कि मेलकम ने, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। 41 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया। बहुत अच्छा सवाल। कौन सा अकाल है जिसको क्या प्रकोप का समुद्र कहा गया है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, उड़ीसा अकाल 1866-67 में आया था। इसे समुद्र प्रकोप का समुद्र भी कहा गया है, ठीक है। इसका मतलब उपमा दिया गया था कि प्रकोप का समुद्र, ठीक है। कैसे कहता है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, दुख का पहाड़, उसी तरह से कह रहा है प्रकोप का समुद्र किसे कहा गया था, तो उड़ीसा अकाल को। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, 19वीं शताब्दी में किस देश के विस्तारवादी भय का परिणाम एंग्लो अफगान युद्ध था। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। 43 तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया था, 43 का, तो 1919 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, किसका कथन है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 45 नंबर सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या शामिल नहीं था। तो आपका जो 45 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिख को भी अलग निर्वाचन। ये आपका है जो 1935 के अधिनियम में आपका शामिल नहीं था। बाकी प्रांतीय स्वशासन का बंद शामिल था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना शामिल था, केंद्र में द्वैत शासन के सब शामिल था। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 46 नंबर सवाल आपका, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए इसका फटाफट गेस करते चलिए, गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो किसके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया, विशाख दत्त ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 47 को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्न में से किस पुस्तक में महाभारत से अपना कथा सूत्र नहीं लिया गया है, किस पुस्तक में। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दास कुमार चरितम में। 47 का करेक्ट आंसर हो गया दास कुमार चरितम में। तो दास कुमार चरितम है जो किसके द्वारा लिखा गया, ये भी पूछा गया था फ्रेंड्स, तो दंडी के द्वारा लिखा गया ना, याद रखिएगा, दंडी के द्वारा ये दास कुमार चरितम लिखा गया है। तो निम्न में से किस पुस्तक में महाभारत में से अपना कथा सूत्र नहीं लिया गया है, तो दास कुमार चरितम में लिखा गया, जो किसके द्वारा लिखा गया, तो दंडी के द्वारा लिखा गया, ये भी याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, ठीक है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हुनों का आक्रमण किस गुप्त शासनकाल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो इसका जो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ से ज्ञात होता है। जब हुनों ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, तो हुनों को हार की सामना करना पड़ी थी, स्कंदगुप्त ने उसे हराया था। यह वर्णन किसमें मिलता है फ्रेंड्स, तो आपका भीतरी स्तंभ याद रखिएगा। 48 का करेक्ट आंसर ये हो गया। 49 नंबर सवाल को देखिए, कि प्राचीन भारत में किस पुस्तक में पत्नी को विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। प्राचीन भारत में किस पुस्तक में पत्नी को विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, अच्छा सवाल है। 49 का हो जाएगा अर्थशास्त्र में ये बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें आपका बताया गया था, ठीक है, विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसमें, तो अर्थशास्त्र के कौटिल्य का, चाणक्य का अर्थशास्त्र में। 50 नंबर सवाल का, अंतिम मौर्य राजा कौन था। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बृहदत्त था ना, ऑप्शन नंबर बी। 51 निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। निर्धनता का दुष्चक्र, ये भी अच्छा सवाल है। 51 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्क्स ने दिया था। निम्न में से कौन बेमेल है, चलिए इसमें कौन सा बेमेल है 52 नंबर सवाल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद यानी कि गेहूं में, चावल में, सब तो हरित क्रांति बिल्कुल सही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, ये भी सही है। मत्स्य के उत्पादन में नीली क्रांति बिल्कुल सही है। उर्वरक उत्पादन लाल क्रांति, ये तो गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। उर्वरक उत्पादन होता है जो भूरी क्रांति के अंतर्गत होता है, ठीक है, याद रखिएगा, भूरी क्रांति के अंतर्गत होता है आपका उर्वरक का उत्पादन, न कि आपका लाल क्रांति के उत्पादन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, जो आपका सुमेलित नहीं है। 52 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उर्वरक उत्पादन किसके अंतर्गत होता है, तो आपका ये भूरी क्रांति के अंतर्गत होता है। चलिए, लाल क्रांति के अंतर्गत क्या उत्पादन होता है, तो इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी सब याद रखिएगा। और आइए, ये तो मैं बता दिया फ्रेंड्स, उर्वरक उत्पादन है जो भूरी क्रांति। सर, लाल क्रांति के अंतर्गत क्या होता है हमें बताइएगा। चलिए, अगला सवाल 53 नंबर सवाल को देखिए। 53 नंबर सवाल आपका है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है किसे। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
संसाधनों की समुचित प्रयोग का, उत्पादकता में वृद्धि का, कुशलता का, विकास का, सभी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल को देखते हैं। 54 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं है। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तिलहन है जो आपका इसमें शामिल नहीं है, बाकी चावल, गेहूं, दाल ये सभी है जो शामिल है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में तिलहन शामिल नहीं है। 55 नंबर सवाल, भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? 55 नंबर सवाल, तो 55 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका भारत निर्माण योजना में आपका क्या है? तो आवास, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा है जो आपका इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, भारत निर्माण योजना में आपका आवास और पेयजल, सिंचाई, लेकिन शिक्षा इसमें नहीं है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सवाल नंबर 56 को देखें। निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह में बैंक लीकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? देखिए स्वयं सहायता समूह जीविका वाला है फ्रेंड्स आपका याद रखिएगा SHG होता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। स्वयं सहायता समूह का शॉर्ट फॉर्म होता है SHG होता है। तो कह रहा है इसमें आपका कि निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह में बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? इसमें कौन नहीं करेगा? 56 का तो नाबार्ड जो नहीं करता, बाकी व्यापारिक बैंक, RRB और आपका सहकारिता बैंक ये करता है। 57 नंबर सवाल को देखिए कि कौन सी नदी बिहार में झारखंड की विभाजक रेखा का निर्माण करती है? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, ये दिशा बदलने में माहिर नदी है। 58 किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अजय हो जाएगा। ठीक है, अजय नदी बिहार की आपका जो चकाई जमुई की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, याद रखिए अजय नदी है, जमुई की पहाड़ी से निकलता है। 59 नंबर, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर है? चलिए फ्रेंड्स अच्छा नाम है, सुनने को मिला होगा, पहले आप लोग भी सुने होंगे। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर है? 59 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ है, कन्हर नदी पर है। कन्हर नदी पर सुखलहरी जलप्रपात है जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर पड़ता है ये कन्हर नदी पर सुखलदरी जलप्रपात है। 60 नंबर सवाल को देखिए कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? भारत से होकर के सबसे बहने वाली लंबी नदी कौन है? इसको आप लोग गेस कर लिए होंगे। भारत से होकर कह रहा है फ्रेंड्स, तो भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो आपका तो पता है गंगा नदी, लेकिन भारत से होकर के गुजरता है और फिर दूसरे देश में जाता है, तो ये नदी क्या हो जाएगा? आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ जाता है, आपका चाइना इधर बांग्लादेश तरफ भी जाता है, तो ये इसका जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी लगभग लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर ये हो जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है, याद रखिएगा। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, भारत से होकर बहने वाली कहेगी तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो गंगा हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल को देखिए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, 61 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा प्रधान देशांतर रेखा होता है। ठीक है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होता है जो क्या होता है? प्रधान देशांतर रेखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ग्लोब का मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक फिगर के साथ मैं बताऊंगा, जिस ज्योग्राफी जो लुसेंट बता रहा हूँ फ्रेंड्स उसके लिए, उसमें तो उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो प्रधान देशांतर रेखा हो जाएगा। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर, ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भोटिया करते हैं। ठीक है, भोटिया उत्तराखंड और अल्मोड़ा चमोली इसमें क्या है? पाई जाने वाली एक जनजाति का नाम है, ये ऋतु प्रवास करते हैं। तो भोटिया है जो आपका उत्तराखंड हो गया फ्रेंड्स, आपका चमोली हो गया, इस समय पाए जाने क्या एक जनजाति है जो ऋतु प्रवास करते हैं, भोटिया। चलिए 63 नंबर, बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका जवाब, बरमुंडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? 63 नंबर सवाल का 63 नंबर, बरमुंडा त्रिभुज आपको कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है ये। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए, विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक है। 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चीन, जापान, भारत। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी में आपका सबसे ज़्यादा हो गया चीन हो गया, उसके बाद जापान हो गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा। 65 लावा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लावा मिट्टी। 65 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लावा मिट्टी है जो आपका मालवा के पठार में पाया जाता है। 66 नंबर, निम्न में से कौन बेमेल है? चलिए गेस करिए 66 नंबर सवाल का बेमेल कौन है? तो मैग्नीज ओडिशा, बिल्कुल सही।
एस्बेस्टस राजस्थान, बिल्कुल सही। निकेल ओडिशा, जस्ता झारखंड, ये आपका गलत है। 66 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। जस्ता का उत्पादन में आपका झारखंड नहीं जबकि राजस्थान होना चाहिए, ठीक है। जस्ता के उत्पादन में राजस्थान है जो प्रथम स्थान पर है। बाकी मैंगनीज में के उत्पादन में उड़ीसा सही है, निकेल में भी उड़ीसा है, एस्बेस्टस में राजस्थान है, और जस्ता में क्या है, राजस्थान है ना कि झारखंड है, तो इसका ये आपका गलत हो गया। चलिए आपका ये देखिए फ्रेंड्स, आयनिक यौगिकों के बारे में से कौन सा सही है, क्या सही है आयनिक यौगिकों के बारे में? 67 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी इसका सही नहीं है। कह रहा है कि उनका गलनांक उच्च किंतु क्वथनांक निम्न होता है, उनका गलनांक निम्न तथा क्वथनांक उच्च होता है, वे सामान्यतः मिट्टी के तेल में घुलनशील होते हैं। ये आयनिक यौगिक के बारे में कोई भी कथन है जो आपका सही नहीं है। चलिए सवाल नंबर 68 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र का कौन सा है? 68 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जामनगर रिफाइनरी। निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र का, निजी मतलब समझ रहे हैं प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। तो जामनगर जो रिफाइनरी है जो आपका क्या है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ना, जो देश का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। तो जामनगर है जो निजी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। जो रिलायंस पेट्रोलियम किसका लिमिटेड का है, तो जानते हैं कि वो धीरू भाई अंबानी का है। तो निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र का है? तो आपका ये जो है जामनगर रिफाइनरी जो आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका गुजरात में पड़ता है। जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का है तो ये निजी है। चलिए अगला सवाल है मृदा क्षरण समस्या। मृदा मतलब समझ रहे हैं मिट्टी होता है फ्रेंड्स, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में के अंतर्गत किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। मृदा ने मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत जाता है। मृदा क्षरण समस्या क्या है? 69 का करेक्ट आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षावन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा क्षरण उष्णकटिबंधीय वर्षावन की एक तरह से कह सकते हैं विशेषता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 70 नंबर सवाल को देखिए कि वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन वर्तमान में उसे पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया। चलिए ये तो सभी को पता होगा, पारिस्थितिकी आतंकवादी यूकलिप्टस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेलर घाटी अवस्थित कहाँ स्थित है? तो टेलर घाटी कहाँ है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। याद रखें फ्रेंड्स, टेलर घाटी कहाँ है? टेलर लोग कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, इस तरह से। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 72 नंबर निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइन नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर करके आपका गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 73 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। डेड्राइट है जो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटोगोस्क लोहा इस्पात के लिए है, ये भी सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए दक्षिण अफ्रीका में भी सही है। बर्मिंघम जलपात निर्माण, ये आपको गलत लग रहा है फ्रेंड्स। 73 का बर्मिंघम जो कहाँ पड़ता है? यूके में पड़ता है, जो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि जलपात निर्माण के लिए, ठीक है। किसके लिए है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बर्मिंघम। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बर्मिंघम पड़ता है आपका यूके यानी कि लंदन यानी ब्रिटेन में पड़ता है, याद रखिएगा। तो बाकी ये सब ये देखिए पूछता है बार बार। डेड्राइट है जो ऑटोमोबाइल से संबंधित है, ठीक है, ये पूछा जाता है। यूएसए का देखिए जो कभी कभी भी पूछा जाता है कि आपका डेड्राइट है जो कहाँ का है फ्रेंड्स, तो ये यूएसए का है। यूएसए में आपका डेड्राइट है जो ऑटोमोबाइल्स उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है, यानी कि अमेरिका में पड़ता है डेड्राइट, और आपका मोटर से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगला 74 नंबर सवाल को देखिए कि बबीता फोगाट और कविता दलाल को किस पद पर नियुक्त किया गया? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डिप्टी डायरेक्टर के रूप में। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। 75 नंबर सवाल, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया? चलिए बहुत अच्छा सवाल। 75 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम ने। किस राज्य ने खेल को उद्योग का धंधा दिया है? तो आपका मिजोरम ने दिया है। 76 नंबर सवाल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। मिजोरम राज्य खेल को क्या उद्योग का दर्जा दिया है? 76 नंबर, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वां स्थान था। चलिए यहाँ पर कुछ आपका प्रश्न, करंट अफेयर्स का प्रश्न देख लेते हैं। अगला सवाल आपका 2020 में रजिस्टर जनरल प्रतिस्पर्धा पंजीकरण कार्यकाल की रिपोर्ट के आधार पर 2016-18 में मातृ मृत्यु दर की कितना दर्ज की गई थी? 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 113%। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि कोविड-19 संक्रमण के कारण सांसद के वेतन भत्ते में कितने प्रतिशत की कटौती की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सांसद के वेतन और भत्ते में कितना 30% की कटौती की गई थी फ्रेंड्स? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 कृषि संबंधी विधायकों पर विरोध प्रकट करते हुए किसने मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दे दिया था?
चलिए देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का अच्छा सवाल है। और कोविड-19 के चलते सांसदों के वेतन और भत्ते में कितने कटौती की गई थी? 30%, ये भी याद रखिएगा। और कृषि संबंधी विधेयक पर विरोध प्रकट करते हुए किसने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था? 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरसिमरत कौर ने किया था। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं। 80 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रीय चिकित्सा उद्योग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। 81 नंबर सवाल के संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक सितंबर 2020 में कहाँ हुई? तो 81 का करेक्ट आंसर होगा किर्गिस्तान में हुआ, ऑप्शन सॉरी रूस में हुआ। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक सितंबर 2020 में रूस में हुआ। 82 वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 48वां। वैश्विक नवाचार रैंकिंग में 48वां स्थान भारत का। 83 राज्यसभा का उपसभापति एक बार पुनः किससे निर्वाचित किया गया? चलिए गेस करिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? 83 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिवंश नारायण सिंह को। 83 का बी। 84 नंबर के 2020 का बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? 2020 का, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैरियक लुकास को मिला है। ठीक है, 2020 का साहित्य का जो बुकर पुरस्कार है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, वो नीदरलैंड के मैरियक लुकास को प्रदान किया गया। मैरियक लुकास कहाँ के थे? नीदरलैंड के हैं। 85 2019-20 में भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी और गुरप्रीत सिंह को। 86 नंबर सवाल, किस केंद्रीय मंत्री का निधन कोरोना के कारण हुआ? 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86 का सुरेश अंगड़ी को। ठीक है, सुरेश, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी का निधन 65 वर्ष की आयु में हो गया था फ्रेंड्स, आपका ये कोरोना की वजह से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखिए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? देश में कितने प्लास्टिक पार्क बनेंगे फ्रेंड्स, उसका मंजूरी मिल गई है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर सवाल आपका, टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता का शामिल किया है? 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना को शामिल किया। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, सीजर्स कप। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से संबंधित है। सीजर्स कप का सीजर्स कप हो गया, डुरंड कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, फीफा कप हो गया, ये सभी है जो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन बताया फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा। कौन कौन बताया मैं अभी? तो आपका सीजर्स कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, डुरंड कप हो गया, फीफा कप हो गया, सभी जो फुटबॉल से संबंधित है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? 90 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में आपका सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आई भी अच्छा है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर का मध्य भाग एक विशाल हिम क्षेत्र है जो आपका नुब्रा घाटी में स्थित है। कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, नुब्रा, याद रखिएगा। 90 हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब 91 नंबर सवाल को देखते हैं। 91 नंबर सवाल है, 91 नंबर सवाल आपका है कि हेग समझौता किससे संबंधित है? हेग 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 समझौता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बच्चे की वापसी से संबंधित है। हेग समझौता 1980 में हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समझौते ऐसे बच्चों की त्वरित वापसी सुनिश्चित करता है जिनका अपहरण कर उन्हें उस जगह पर रहने से वंचित किया गया है। ठीक है, यानी कि बच्चे के वापसी से, अपहरण करके बच्चे को किडनैप कर लिया था, उससे संबंधित है हेग। ठीक है, हेग सुन रहे होंगे तो आपको याद आएगा, द हेग एक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उनका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? हेगे में पड़ता है। 92 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक मूल सदस्यों द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ पर हस्ताक्षर किया गया था? 92 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? साइंस प्रांतिक सम्मेलन में ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल को देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया था? चलिए कितना बार मैं बताया फ्रेंड्स इसका, तो सभी को जुआ पे याद होना चाहिए। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभ अंक क्या है? 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका विजय हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभ अंक क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभ अंक क्या है? तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, विजय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर से लगता है 2-4 मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल तो मैं बताया था, आपका अलग से सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, ऐसे देखिए इसका 1-2 का मैं आंसर बताता हूँ, ये बना लीजिएगा। 95 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, इसको देखिए कह रहा है क्या चाहिए
कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाती है तो वह धन क्या होगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसको तो आप आराम से बना सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा 95 का क्या आपका आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा 1250 आएगा। 8 पुरुषों तथा 10 औरतों में से 5 पुरुषों और 5 औरतों की कमेटी कितने तरह से बनाई जा सकती है। इसका जो आंसर आएगा 96 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैथ्स का है, इसका मैं अलग से सोल्यूशन मैं दूंगा फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग ने लगभग 94 सवाल देखे। अच्छा सवाल था फ्रेंड्स, जो आपका जीके जीएस का था, जो इसमें करंट अफेयर्स का भी सवाल था। और ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका जो भी बिहार दरोगा ये सही है, उसका पीटी के लिए भी है, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए भी है, और रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स जीके जीएस कॉमन होता है, सभी में पूछा जाता है, तो इसलिए ये पकड़ करना चले फ्रेंड्स कि ये पढ़ें तो सिर्फ हमको बिहार पुलिस फायर में काम आएगा, या तो रेलवे ग्रुप डी में आएगा, या तो बिहार दरोगा का पीटी में आएगा, सभी में आएगा। और आप लोग वेबसाइट पर जाकर पढ़ाई करें फ्रेंड्स, वेबसाइट पर भी काम चालू है, और सभी जो सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड, पूरा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ, उसको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, और वेबसाइट पे, तो उसी पे भी काम चालू है फ्रेंड्स। तो आप लोग जाएं वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा, जीके मास्टर माइंड, आप लिखिएगा गूगल में, वहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।